नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी सरकार के लिए आज का दिन बड़े झटकों वाला साबित हुआ है। एक तरफ कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर मामला चलाने की कोशिश को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से रोक दिया, तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन को लेकर भी अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। वहीं संसद के भीतर मल्लिकार्जुन खड़गे आज एक बार फिर भरे गुस्से में बीजेपी को फटकार लगाते हुए दिखे और वहीं आज मुसलमानों ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर एक नए तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। इन सबके बीच मणिपुर से आए अलग अलग तबकों के प्रतिनिधियों के एक दल ने आज संसद भवन में राहुल गांधी से मुलाकात की और आईसीआईसीआई बैंक के कर्मियों के एक दल ने भी अपने ऊपर हो रहे अन्याय की पीड़ा राहुल गांधी से साझा की है, राहुल गांधी को सुनाई है। राहुल गांधी से पहले भी कई समुदायों के लोग मिलते और अपनी पीड़ा को बांटते रहे हैं, लेकिन जब से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से ऐसे पीड़ित लोग संसद भवन में आने लगे हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि तमाम अलग अलग तबकों के लोग राहुल गांधी से मिलने संसद भवन आ रहे हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, खासकर तब जब संसद की कार्रवाई चलती है। कभी किसानों का दल, कभी आरटीआई कार्यकर्ता, पत्रकार, सामाजिक संगठन, इन सब से जुड़े हुए लोग जो हैं वो या सरकारी और निजी कर्मचारी सब राहुल गांधी के पास पहुंचकर अपनी दिक्कतें, अपनी परेशानियां बता रहे हैं, साझा कर रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है या नहीं समझ रही है, इसीलिए उन्हें नेता प्रतिपक्ष के पास जाना पड़ रहा है। आप जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो काम नहीं कर सकता जो सरकार कर सकती है। प्रधानमंत्री वो काम कर सकते हैं जो नेता प्रतिपक्ष नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अगर ऐसे लोग अगर नेता प्रतिपक्ष के पास पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब है कि देश में परेशानियों का आलम जो है वो बहुत ज्यादा यानी बढ़ चुका है। इसका एक मतलब यह भी है कि मोदी उनके भारत में जिस खुशहाली, विकास, समृद्धि का दावा करते रहे हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर सब कुछ अच्छा होता तो लोगों को यूं संसद के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। आज शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने भी यही बताया है कि जब एक सांसद को उत्पीड़न झेलना पड़ सकता है तो फिर आम आदमी की बिसात ही क्या है। आइए जरा सुन लीजिए इमरान प्रतापगढ़ी इसी मसले पर क्या कुछ रख रहे हैं, कह रहे हैं, अपनी बातों को कैसे रख रहे हैं, सुनिए जरा। बहुत कहीं एक्सप्रेशन की बात, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात, अपने आप को एक्सप्रेस करने की बात, डेमोक्रेसी की बात कही। सबसे पहले तो माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने एक बहुत अहम फैसला दिया। ये फैसला सिर्फ एक इमरान प्रतापगढ़ी के लिए राहत नहीं है, बल्कि इसका संदेशा दूर तक है। जिस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लगातार हनन किया जा रहा है, लोकतंत्र में जो सबसे खूबसूरत बात थी भारत के कि आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी थी और कम से कम कला, आर्ट, कोई भी आर्ट हो, कोई भी फॉर्म हो, पोइट्री हो या फिर ड्रामा हो या फिर और कोई आर्ट का फॉर्म हो, जिस तरह से उसको टारगेट करके पिछले 10 सालों में मौजूदा सरकार ने उसको कुचलने की कोशिश की है, उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का आज का ऑब्जर्वेशन के साथ साथ जो पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं उनके लिए बहुत मुझे लगता है कि बहुत धन्यवाद मैं देता हूं। और मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, बेसलेस एक एफआईआर मेरे ऊपर हो जाती है और उसके बाद मुझे इतना परेशान होकर माननीय उच्चतम न्यायालय तक आना पड़ता है, तब जाकर के मुझे न्याय मिल पाता है। तो सोचिए इस देश की आम जनता, आम आवाम कितना इस तरह के मामलों के शिकार हो रहे होंगे। तो ये एक लंबी लड़ाई है और मुझे लगता है कि सरकारों को इस दिशा में सोचना चाहिए कि जनता प्रताड़ित हो रही है, पुलिस एक टूल बन करके काम कर रही है, आपसे असहमत हैं तो आप पे एफआईआर है। तो ये पूरी पद्धति रुकनी चाहिए और माननीय उच्चतम न्यायालय का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। अब आप जो है संविधान के अपने हाथ में लेकर आए हैं और आज जब से फैसला हुआ तो यहां इमरान प्रतापगढ़ी माननीय उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आपको किसी की बात अच्छी ना लगे फिर भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए। दोस्तों, अभी कुणाल कामरा का मामला चल रहा है और कुणाल कामरा वाले मामले में हमने यही देखा कि कैसे उनके व्यंग से सरकार ने विफर कर प्रतिक्रिया दी है। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, एकनाथ शिंदे और उनके लोगों ने कैसे तोड़फोड़ की। एक तरफ संविधान के तहत दिए अधिकार हैं और दूसरी तरफ मोदी उन अधिकारों को कुचलने को तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस के रहते ऐसा नहीं हो पा रहा है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर संसद में दहाड़ते हुए सरकार को चेतावनी दे दी है। आइए जरा मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनते हैं, कांग्रेस पार्टी कैसे यहां
एक दबाव की राजनीति, एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो जरूरी भी है, बहुत जरूरी है। सत्ता पक्ष के ऊपर अगर यह न रहे तो सत्ता पक्ष तानाशाही की ओर बढ़ जाता है। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं तानाशाही की शुरुआत कहां से होती है, लेकिन पहले सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे को। मैं वाद विवाद में नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैंने पहले ही कहा, आप जो बातें कही राणा संगा के बारे में, राणा प्रताप जी के बारे में जो बातें कही, और देश के अन्य भागों में भी जो देश के लिए लड़े मरे, अपना जान दिए, उन सबका हम सम्मान करते हैं। ये बात मैंने कही और आपने जो कही उसको मैं सेकंड किया। इनको क्या आपत्ति है उसका? दूसरी बात मैंने ये कहा कि कोई बात का आपको और उनमें इतिहासकार आपके और उनके अगर है, उनमें मतभेद है तो आप जुड़ा। इसका मतलब ये नहीं किसी का घर जलाओ, किसी के घर के ऊपर बुलडोजर लगाओ, किसी के ये करो, किसी के बच्चों को मारो। तो ये बात सर, ये बात मैं नहीं मानता। संविधान इसका परमिशन नहीं देता, और संविधान जब परमिशन नहीं है, ये बातें यहाँ लाना ठीक नहीं है। इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, उनको कम से कम इतिहास पढ़ के, और उन्होंने जो इतिहास पढ़ के एक दूसरे से बात करने दो। लेकिन मैं तो आपके बात को सपोर्ट कर रहा हूँ। सरकार वो बात दोहरा के असत्य बात को सत्य करना चाहते हैं। मैंने तो आपको बोला मैं कि आपका समर्थन करता, आप जो बोले स्टेटमेंट उसका मैं था, लेकिन मैं ये कहा कोई भी सदस्य हो, चाहे वो दलित हो, स्वर्णीय हो, दूसरा कोई भी हो, लेकिन क्या आप कानून अपने हाथ में लेके उस सदस्य का घर बर्बाद कर सकते हो? और एमपी की सुरक्षा होना चाहिए, ये मुद्दा है। कोई भी रहे, एमपी की सुरक्षा होना चाहिए। तो सुन रहे थे आप, यहां साफ साफ मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रख रहे थे, और कैसे यहां अधिकारों का हनन हो रहा है। विरोध का अधिकार या अपनी बात कहने का अधिकार सबको है। अगर किसी की बात पसंद ना आए तो कानूनी तरीके से उसका जवाब दिया जाता है, कानून हाथ में नहीं लिया जाता। इतनी सी बात सरकार समर्थकों को समझ नहीं आ रही है, बल्कि अब तो सरकार को इस बात से भी आपत्ति है कि वक्फ संशोधन के खिलाफ, यानी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने काली पट्टी पहनकर नमाज अदा करने का तरीका क्यों अपनाया। वैसे इस आह्वान पर पूरे देश में साथ मिलता हुआ दिखा। पटना में सड़क पर बैठकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये देखिए, अलग अलग जगहों से, पूरे देश भर से ये तस्वीरें, पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं। आज शुक्रवार का दिन, ये शुक्रवार का दिन जब रमजान का महीना और उसमें भी आखिरी शुक्रवार यानी अलविदा जुमा के रूप में मनाया जाता है। एक बहुत ही ऑस्पिशियस डे माना जाता है मुस्लिम जमात में। और लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पर चूंकि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आंदोलन जो है वो तेज करने के इरादे से और कई जगह अलग अलग कानून थोपा जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि आप सड़क के किनारे या पब्लिक प्लेस में नमाज अता नहीं करेंगे, न ही छतों पे आप जाएंगे। खासकर संभल में ये सारे फरमान दिए जा चुके हैं। तो इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर अपनी आपत्ति जताई और विरोध प्रदर्शन में ये तमाम चीजें जो हैं वो आप देख रहे हैं, काली पट्टी पहनकर विरोध प्रदर्शन भी और साथ साथ नमाज अता करना भी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा है, और इसी मसले पर क्या कुछ कहा है ये जरा सुन लेते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये तमाम लोगों जुमे की नमाज के दिन वो वक्फ बिल जो है 2024 उसके विरोध में बाजू में काला पट्टी लगाकर आए या फिर काला कपड़े पहनकर आए, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये लोकतंत्र के अंदर ये एक रास्ता है अपने विरोध को प्रकट करने का। तो
हमने आज पूरे मुल्क के मुसलमानों से ये अपील की है कि चूँकि हम इस सिलसिले में कई कोशिशें कर चुके हैं, हमने जो है सरकार को मेमोरेंडम दिया है, हमने जो है जेपीसी के साथ मुलाकात की है, जेपीसी को 5 करोड़ के करीब हमने ईमेल भेजे हैं मुसलमानों ने। इसके अलावा हमने जेपीसी के साथ में कई उसमें मुलाकातें की हैं, दिल्ली में भी और दिल्ली से बाहर भी, और हमने बहुत क्लियर अंदाज में कहा कि ये जो अमेंडमेंट लाए जा रहे हैं, ये अमेंडमेंट वक्फ के सुधार के लिए नहीं ला रहे हैं, बल्कि वक्फ को ख़त्म करने के लिए, हड़प करने के लिए, तबाह करने के लिए लाए गए। और हमने बहुत स्पष्ट तौर पे बताया कि कैसे कैसे ये हड़प करते हैं, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही। तो हमने जंतर मंतर में धरना दिया, हमने 26 तारीख को जो है पटना में धरना दिया, हम 29 तारीख को जो है वो विजयवाड़ा में धरना दे रहे हैं। जाहिर है कि लोकतंत्र के अंदर यह भी एक रास्ता है अपने विरोध को प्रकट करने का कि आप काली पट्टी लगा कर आए। तो इससे एक बहुत क्लियर मैसेज जाता है कि ये पूरी कम्युनिटी जो है इस बिल के खिलाफ है। तो आप सुन रहे थे, और यहीं समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी अपनी बात रखी है इसी मसले पे। आइए जरा उनको भी सुन लेते हैं, बर्क साहब क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, ऐसा है क्योंकि हम लोग खुद पहले से जो वक्फ संशोधन बिल लाया जा रहा है उसके मुखालफत में हैं और सदन से, सड़क से लेकर सदन तक उसकी मुखालफत कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो मांग की है या एक गुजारिश की है कि काली पट्टी बांध के नमाज अदा करें, तो यकीनन ये हमारा हक है संवैधानिक कि हम किसी चीज़ के लिए, अगर हम किसी के खिलाफ है तो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इसमें मैं इनकी उस मांग के उसमें समर्थन में हूँ। सड़क पर नमाज को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। इधर इकरा हसन ने भी बता दिया है कि देश में माहौल कैसा बना हुआ है। ये जरा सुन लेते हैं इकरा हसन को। सांसद हैं, समाजवादी पार्टी से पहली बार चुन के आई हैं, यंग सांसद हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है इनको भी सुनना। ये जरा सुन लेते हैं। नमाज कहाँ पढ़नी और कहाँ नहीं पढ़नी? जी हाँ, 10 मिनट की नमाज में इतनी बड़ी आपत्ति पूरे देश को हो रही है, सरकारों को हो रही है, तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि लगातार 2014 के बाद से जिस कगार पे ये सरकार इस देश को लेकर आई है, सिर्फ इन्होंने नफरत खोए हैं। इनको जब यूएई में या कहीं और जाना होता है तो ये सबसे गले मिलते हैं, सबको गले लगाते हैं, लेकिन जब अपने देश में अपने सौगाते मोदी की बात चल रही है, सौगात सबसे बड़ी मुसलमानों के लिए ये है कि उनके हकों को, उनके हुकूकों को उन्हें दिया जाए। लगातार छीनने का काम जो हो रहा है, चाहे कहीं सर्वे करा के हो, वक्फ का बिल ला के हो, आज नमाज रोक रहे हैं, कल पता नहीं क्या करना चाहते हैं, लेकिन हम इस देश की मिट्टी में हमारे बड़ों का, हमारे बुजुर्गों का खून शामिल है। हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। सरकारें आती हैं, जाती है, आज इनकी तानाशाही है, लेकिन हमेशा नहीं चलेगी। वक्त को लेकर तो ये थी इकरा हसन जो अपनी बात रख रही थी। तो दोस्तों, ईद से पहले मुसलमानों को जबरन दबाव में लेने की कोशिश में बीजेपी लगी थी, जिससे सौगाते मोदी की सारी पोल खुल गई है। सौगाते मोदी, आप जान रहे होंगे, 32 लाख मुसलमानों के बीच एक ईद के मौके पे सौगाते मोदी के नाम पर एक पैकेट, जिसमें गिफ्ट पैक, वो पहुंचाने की कोशिश, और बीजेपी का कहना था कि ये गरीब मुसलमानों के बीच हम पहुंचाएंगे, लेकिन गरीब मुसलमान हो या पसमानदा मुसलमान हो, कोई भी हो, पोल तो खुलती ही है, और ये पोल खुल रही है। खासकर सरकार की बात कर रहा हूँ, मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकार और खासकर मोदी जी की बात कर रहा हूँ। वहीं अब बिहार चुनाव से पहले मुसलमानों का विरोध और वक्फ संशोधन बोर्ड अधिनियम जो है वो पारित कराने की जो जिद मोदी सरकार का है, वो क्या बेड़ा गर्क कर देगी, ये एक बड़ा सवाल है। और इन सवालों के बीच राहुल गांधी एक अलग अंदाज में अपनी मीटिंग, जिससे शुरुआत मैंने की थी, संसद के अंदर मीटिंग कर रहे हैं। ये देखिए, ये IDBI, ICICI बैंक नहीं, IDBI बैंक के लोगों से, उनके कर्मचारियों से मुलाकात करते हुए राहुल गांधी। इस मसले पे कुछ बातें भी हुई हैं मुलाकात के साथ साथ। आइए ज़रा सुन लेते हैं क्या बातचीत चल रही है, एक छोटी सी वानगी, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी को इन सब के बीच क्यों लेके आया हूँ, ये भी आपको हम समझाने की कोशिश, समझाने की कोशिश करेंगे। सुनते हैं पहले यहाँ क्या चल रहा है। Government is in the process of privatization IDBI. The technical bidding part is over. The process has been initiated by the DIPA. Technical part is over. Now financial bids are likely to be released. There were 3 contestants who want to buy the bank. One is Kotak Mahindra Bank. Another is Fairfax from Canadian citizen. Third is Dubai-based financial conglomerate, which they want to take the bank. And
maybe after 5 years, that is lock-in period, they will exit, and some crony from India, mainly either Ambani or Adani, they will buy the bank. Because as of the day, they doesn't have ownership of the bank. Go ahead. One is 51% of the capital. It is already breached. Now they want to privatize, handing over the public sector to the private sector. Employees and officers are very much affected. Earlier it was a department making bank. It sought to be handed over on a platter to private monopoly capital. It is our money. It is being handed over to private sector. That is number one. It is not in the interest of the nation. Number two, it is not against the interest of the people. Because reservations will go. No BC, no A. Then at some point will chronologically whatever just now I have said. तो राहुल गांधी को आप देख रहे थे, ये आईडीबीआई के कर्मचारियों से, वहां के वर्कर्स से मुलाकात करते हुए प्राइवेटाइजेशन की बात और कैसे इन लोगों की परेशानियां हैं उन सबको साझा करते हुए वहां के पुराने लोग। लेकिन राहुल गांधी से ये लोग क्यों मिल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का झटका और इधर राहुल गांधी की मुलाकात उन लोगों से जो लोग परेशान हैं और वो सरकार से उम्मीद अब छोड़ चुके हैं, वो राहुल गांधी के पास पहुंच रहे हैं। आखिर क्यों? चलिए जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इस बीच देश भर के जो अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हैं, अभी 2-3 दिन बाद ईद है और उससे पहले ये काली पट्टी बांधकर देश भर के मुस्लिम समुदाय के लोग आखिर विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? जगदंबिका पाल ने कहा है कि ये ट्रेड यूनियन की तरह काम कर रहे हैं। क्या विरोध प्रदर्शन करना ट्रेड यूनियन की तरह काम करना है? दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या ट्रेड यूनियन के लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या वो विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं? सवाल कई हैं, जवाब ढूंढने की कोशिश बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर आप विरोध कर रहे हैं तो सरकार को वो परेशान करता है, आपकी बातें परेशान करती हैं, आप परेशान कर रहे हैं, शायद ऐसा है।